तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सबका जोरदार तरीके से। और आज फिर से एक बार प्रेरणादायक इंस्पिरेशनल स्टोरी हम आपके सामने लेके हाजिर हैं। ऑब्वियसली ये कहानी इलाहाबाद शहर से है, ये कहानी प्रयागराज से है, ये कहानी माँ सरस्वती की धरती बिल्कुल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से है। और मैं इसलिए इस बात को बड़ा गर्व से कहता हूँ कि जिस तरह का सिलेक्शन रेशियो हमें लगातार देखने को मिला है, ये अपने आप में एक इतिहास रचने वाली बात रही। जो है एनडीए में 149 एंट्री की बात करूँ या टीएस एंट्री की बात करूँ तो ज़बरदस्त एक बार परचम लहराया है पूरे प्रयागराज शहर ने, पूरे भारत के अंदर। और आज उसी परचम को और बेहतर बनाने के लिए और आपके सामने कुछ बेहतर एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं टीएस 48 एंट्री से रेकमेंडेड जो है प्रियांशु त्रिपाठी। तो प्रियांशु बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। एंड ऑब्वियसली इट्स रियली ग्रेट मोमेंट बिकॉज वी ऑल थ्री पीपल फ्रॉम इलाहाबाद ओनली। हाँ, तो दैट्स ऑलवेज ग्रेट मोमेंट, थ्री इलाहाबादी टुगेदर। हाँ, तो भी तीनों के तीनों बंदे जो प्रयागराज के हों एक साथ हैं। और आई थिंक वी ऑलवेज फील प्राउड, ये हमेशा जो है गर्व का विषय होता है और एक अच्छा अनुभव होता है। और श्रेयांश का भी इंटरव्यू मैंने किया जो है सीडीएस के लिए। ऑब्वियसली इट्स अ ग्रेट मोमेंट क्योंकि जब अपने शहर से कुछ होता है तो अच्छा लगता है। इस बात को हम थोड़ा सा बायस जरूर होते हैं। आई थिंक पूरा भारत हमारा है, हर जगह का बच्चा हमारा है, बट ये खास मोमेंट था। तो सबसे पहली चीज़ कि लाइक फौज को लेके जज्बा कहाँ से जगा कि लाइक यार ये चीज़ करनी है मेरे को, ये प्रेरणा कहाँ से शुरू हुई? सर जज्बा तो बचपन से हमने फ़ौज में ही रहे। हमेशा पापा के साथ इधर उधर पोस्टिंग जाते रहते थे, कैंट में रहते थे। और ये डिफरेंस मिलता भी था थोड़ा सा सिविल एरिया में। जब से मैं यहाँ पर आया हूँ तो वो रहने का एरिया, रहने का सारा स्टैंडर्ड्स वगैरह तो काफ़ी डिफरेंस भी लगता था। प्लस फादर फौज में थे भी तो एक मन भी करता था कि हाँ फौज में, क्योंकि इतने सारे स्पोर्ट्स होते हैं। पहली बात तो एडवेंचर्स हमेशा देखने को मिलते हैं और पेइंग पर्क्स, मतलब एक आईएएस लेवल का ही पर्क है इसमें भी। तो अच्छा लगता है कि इस पर्क पे हमें एक यूनिफॉर्म भी पर्टिकुलरली मिल रहा है। तो इन सब का क्रेज ही था। ऑल दीज थिंग्स जस्ट मोटिवेटेड मी। एग्जैक्टली, मुझे लगता है बहुत प्रैक्टिकल भी है। जो चीज़ फौज में है शायद वो कहीं नहीं है। मैं इस बात को बहुत गर्व से कहता हूँ और मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है। तो सबसे पहली और अहम चीज़, क्योंकि जर्नी लंबी रही है, जैसे मैंने कहा कि बच्चे अक्सर एक दो असफलता के बाद घबरा सा जाते हैं, बट मुझे लगता है कि प्रियांशु ने वो एग्जाम्पल सेट किया है कि इंसान में अगर किसी चीज़ को लेकर शिद्दत से चाहत हो, लगन हो, जज्बा हो, तो कितना भी डिफीट आपको सफलता की ओर ही लेके जाता है। ये कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है। एनडीए 147 एंट्री से कहानी शुरू होती है। कुछ बताएं आप सबसे पहले, फिर हम प्रोसेस करते हैं। सर एनडीए 147 मेरा पहला एनडीए मैंने क्लियर किया था 147। तो 10+2 उसी साल आपने क्लियर किया? यस सर, 10+2 उसी साल मैंने क्लियर किया था जी। और इसे मैंने एग्ज़ाम अप्रैल में दिया था और इसको मैंने क्लियर भी किया था। और मैंने कोचिंग, मतलब जेई भी चल रहा था उस टाइम, तो 2021 में तो 4 अटेम्प्ट्स थे तो उतना अप टू द मार्क नहीं रहता था। लेकिन बट जो मेरा दूसरा प्लान था, मतलब ये पर्टिकुलरली मेन स्ट्रीम जो थी आर्मी में ज्वाइन करने की, तो ये हमेशा वर्क करता रहा मैं। और रिटर्न क्वालिफाई करने में मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी तो नहीं हुई। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर कोचिंग ली थी मेजर गलसी से। एसके सर ने हमेशा, श्रेयांश सर ने हमेशा मोटिवेट किया मुझे। और पहले अटेम्प्ट में, मतलब जब मैंने यहाँ पर अपना स्क्रीनिंग दिया था तो सर ने कहा था कि ठीक है, यू विल बी रिकमेंडेड बट टू नीड टू वर्क ऑन योर वॉइस एंड थिंग लाउड एंड क्लियर, बी लाउड एंड क्लियर। तो उस पर वर्क किया मैंने, सब चीज़ें अच्छी चल रही थी। जब मैं उधर गया, भोपाल था मेरा पहला सेंटर आपका भोपाल रहा? भोपाल था सर। और जब मैं वहाँ पर गया तो फिर मैं स्क्रीन इन हो गया था, बट अनफॉर्चुनेटली कॉन्फ्रेंस आउट हो गया था। तो उसके बाद से फिर मैंने जितने भी अटेम्प्ट्स दिए, एनडीए दिया या टीएस दिया, टीएस 47। अच्छा, मैं रिकॉल कर देता हूँ क्योंकि 147 से शुरुआत हुई, अप्रैल वाला। फिर 148 आना ही आना था, फिर 149 भी आना ही आना था। अभी 150 का इंतजार भी चल रहा है। हाँ, इस दौरान टीएस भी चलता रहा। दैट मीन टीएस भी 46 आए है, टीएस भी 47 फेस किया इन्होंने और फाइनली टीएस 48 में ये रिकमेंड हुए। अच्छा, 147 जैसे आपने कहा कि आप कॉन्फ्रेंस आउट हुए, ऑब्वियसली उसके बाद जो अगला मौका था आपके सामने टीएस 46 एंट्री का था। उसमें क्या हुआ? उसमें सर मैं इलाहाबाद ही मेरा सेंटर था। यहाँ पर मैं आया था, लेकिन बट अनफॉर्चुनेटली मेरा नरेशन गुड था क्योंकि मैंने फ्रेशर्स में एक बार दिया था जब मैं फ्रेशर था। बट यहाँ पर एक टैग आ गया था रिपीटर्स वाला। लग गया था। तो टैग था, मतलब उतना एक्सपीरियंस भी नहीं था, प्लस रिपीटर्स के साथ क्या होता है, कैसे होता है। नरेशन मैंने अच्छा तो किया था, बट अनफॉर्चुनेटली ग्रुप डिस्कशन उतना इफेक्टिव नहीं हो पाया क्योंकि वो पूरा फिश मार्केट बन जाता है। तो अब जो भी था, मतलब नहीं हो पाया उधर। स्क्रीन आउट हो गया। फिर टीएस 47 बैक टू बैक लगा। फिर टीएस 47 कपूरथला में गया था। और कपूरथला मतलब मैं ऐसा पहुंचा कि रात में ही पहुंचा, अर्ली मॉर्निंग पहुंचा था मैं। 6 o'clock की रिपोर्टिंग होती है, मैं 4 o'clock वहाँ पहुंचा था। और पूरी रात मतलब डिस्टर्ब भी थे हम लोग। तो उधर तो मैं मानता हूँ उतना नरेशन उतना अच्छा नहीं हुआ था, तो उधर दैट वाज माय फॉल्ट ओनली।
तो स्लीप बहुत तेज़ नींद भी आ रही थी, तो वो फेस पे दिख भी जाता है कि बंदा स्लीपी है कि कैसा है। तब तक 148 की एंट्री भी अलाइंड हो गई होगी। उधर भी स्क्रीन आउट हो गया मैं, फिर 148 दोबारा से मेरा इलाहाबाद में ही आया। अच्छा, फिर से इलाहाबाद आया। तो मैं मतलब हर जगह इंडियन प्रेफरेंस मेरी हमेशा आर्मी रहती थी। तो 148 में इलाहाबाद गया, तो वहाँ पर मैंने अपने हिसाब से सब कुछ बेस्ट ही दिया था, बट पता नहीं क्यों मैं स्क्रीन आउट हो गया। वो 148 का मुझे नहीं समझ में आया। और फिर 140 TS47 मेरा जो आया था, TS47 अच्छा हो गया, कपूरथला दैट वाज। हाँ, एंड NDA 149 फिर से मैंने क्लियर किया रिटर्न। और इस बार मैंने अपनी प्रेफरेंस डाली, मैंने कहा ठीक है आर्मी स्टेशन बहुत घूम लिया, एयरफोर्स थोड़ा सा एयरफोर्स चेंज करते हैं इस बार अपने। तो मैं वाराणसी गया था, बनारस आया था मेरा सेंटर, और जब मैं वहाँ गया तो वहाँ पे भी मैं कॉन्फ्रेंस आउट ही हो गया, सॉरी स्क्रीन आउट हो गया। तो अच्छा, लगातार झटके लगे। आई थिंक NDA 147 के बाद अगर हम देखें तो TS46 को देखें, TS47 को देखें, NDA 148 देखें और ऑब्वियसली 149 देखें, तो लगातार 4 झटके बैक टू बैक लगे आपको। तो कहीं ये कभी मन नहीं किया कि यार चलो फौज छोड़ते हैं, चलते हैं, कुछ रास्ता अलग बनाते हैं? लेकिन नहीं सर, ऐसा मन नहीं हुआ था, बट हाँ थोड़ा सा डर लगता था कि अब अगली एंट्री में जा रहे हैं, क्या होगा कैसे होगा, क्योंकि लगातार 4 सेटबैक्स थे और डर हल्का हमेशा लगता था। लेकिन माय फादर एंड मदर दे ऑलवेज सपोर्टेड मी। फादर तो एक्चुअली यही कहते थे कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तुम जाओ वहाँ पर और पिछला वाला भूल के जाना। हाँ, अगले का बेहतर करने का, जो आगे आ रहा है उसको हमेशा देखना और पिछला वाला भूल के जाना, और जो भी आ रहा है उसमें हमेशा मोटिवेटेड रहना और पुराना चीज़ ध्यान में मत रखना, बस अपना बेस्ट देना। जो होगा वो तो उनकी मर्जी होती है, जिनको वो पसंद करना चाहते हैं वो कर लेते हैं, लेकिन उनकी मर्जी है, वो करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो भी ठीक है। तो फादर नेवर मतलब कि इसके लिए एंग्री या मतलब कह लीजिए कि बड़ा ही पॉजिटिव सपोर्ट रहा जो आपको हमेशा मदद किया। एग्जैक्टली हाँ, लेकिन ये रहता था कि रिटर्न जैसे जो मेरा पार्ट है वो मेरी तरफ से पूरा होना चाहिए था, तो आई यूज नहीं, वो आपने प्रूव किया और ऑब्वियसली 150 भी आपने क्लियर करके बैठे हुए हैं। एंड ऑब्वियसली 149 के लिए भी सॉरी TS49 के लिए भी आप एलिजिबल ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट TS48 फाइनल हो चुका है, इसलिए एक अलग तरह की पॉजिटिविटी और एनर्जी आपके लिए। मैंने कहा इस बार जो 150 एंट्री है NDA इसकी जो है, ये एक तरीके से आप समझो कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बिंदास जाना है, बढ़िया जाना है। और एक बार रिकमेंडेड कैंडिडेट होता है तो सही कहीं बोर्ड भी इस बात को समझता है कि यार बंदे में पोटेंशियल है, ले चलते हैं इसको नेशनल डिफेंस एकेडमी में। कितना मेहनत करके तो छटाई हुई वहाँ पे। ये मैं एग्जाम्पल आपको इसलिए सेट करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे याद है TS एंट्री में सेलेक्ट हुआ जो आदित्य का फ्रेंड था, आयुष राइट। अब आयुष जो है सेलेक्टेड है NDA गांधीनगर, उसको SSB देने जाना है। अब वो TS में सेलेक्ट हो गया, अब उसके पास मौका नहीं कि SSB शेड्यूल अप्रैल में है उसका, और इधर उसको जनवरी में ज्वाइनिंग करना है बैठ करके। उसके साथ मार्च की ज्वाइनिंग थी, ऐसे आसपास ही थी, बस एक कुछ ज्यादा गैप नहीं था। हाँ। तो कहा सर ये समझ में नहीं आ रहा मैं ज्वाइनिंग के लिए जाऊं कि NDA का, क्योंकि उसके सारी जो सर्किल थी, फ्रेंड सर्किल, वो सब NDA में। तो भाई ये होता ना कि यार सारे अपने फ्रेंड वहाँ पे हैं तो मैं भी कहाँ होना चाहिए, वहाँ उनके साथ होना चाहिए। बट फाइनली उन्होंने जो है TS को चुना और ऑब्वियसली मुझे लगता है देश सेवा करने का हर रास्ता बेहतर है, आप किधर से भी जाएं हर रास्ते बेहतर बनते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की TS48 इस बार आपका बैंगलोर बोर्ड रहा। तो बैंगलोर बोर्ड को मैं कहना चाहूँगा कि आपके लिए लकी बोर्ड मानेंगे हम। बिल्कुल, ये फर्स्ट टाइम आपने बैंगलोर बोर्ड फेस किया, तो ये लकी बोर्ड गया बच्चे के लिए। तो बेसिकली इस बार स्क्रीनिंग में कुछ अलग स्ट्रैटेजी थी कि जो आप 4 बार करते आ रहे थे वही चीजें थी, या कुछ अलग तरह की पर्सनैलिटी इस बार प्रियांशु की देखने को मिली स्क्रीनिंग राउंड के दौरान? पहली चीज़ तो मैंने जो की वहाँ पर कि मैं टाइम से 1 दिन पहले पहुँच गया। मैंने कहा कि फुल रेस्ट बिफोर द स्क्रीनिंग। इस बार ऐसा कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब लगभग सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट जो भी अटेम्प्ट है मेरा, तो लास्ट अटेम्प्ट्स में अब आ गए हैं, तो फिर जो जितना ज़्यादा पॉसिबल है तो एक दिन, हाँ, तो 1 दिन मैं पहले पहुंच गया। आई हैड अ गुड स्लीप। और उसके बाद जब मैं वहाँ गया तो आई वाज एक्चुअली नॉर्मल द सेम थिंग, बट जो मैंने किया बेसिकली, तो नरेशन में जितना ज़्यादा अच्छा हो सकता था, तो नरेशन मैंने हर बार से ज़्यादा बेहतर, मतलब अप टू द मार्क दिया था। इस बार नरेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और सबने सुना भी था, और GD भी इस बार मतलब ऑर्गेनाइज्ड हो गई थी। मतलब इस बार GD में भी बोल पाया था मैं, GD थोड़ा सा कॉमन हुई थी हमारी, तो वो सब चीज़ें थी सर। राइट। तो इस बार आप कह सकते हैं कि खुद को बहुत ही कंफर्टेबल और मोर पॉजिटिव एटीट्यूड से रिप्रेजेंट कर रहे थे इस बार, और शायद ये कारण था स्क्रीनिंग में। अच्छा, स्क्रीनिंग में जब सुनाई दिया, क्योंकि 4 बार झटके लगे थे, तो डर, देखो इंसान तो हम हैं, अल्टीमेट ये सच है कि पॉजिटिव रहना चाहिए, एनर्जाइज रहना चाहिए, बट इन सबसे बावजूद हट के एक बड़ी अच्छी बात होती है कि हम इंसान हैं, तो महसूस तो होता है, बिल्कुल सर, बुरा भी लगता है और अच्छा भी लगता है। तो इस बार चेस्ट नंबर आपका क्या था? मैं ये क्योंकि ये मेमोरेबल चेस्ट नंबर हो गया ना टेक्निकली। स्क्रीनिंग के टाइम मेरा चेस्ट नंबर 138 था। ठीक है, तो 138 कितनी देर बाद सुनाई दिया आपको? सर आई वॉज इन 3rd ग्रुप। तो वो बेसिकली कर रहे थे कि कुछ फ्रेशर्स रखते थे और लास्ट के 2 जो हैं रिपीटर्स कर रहे थे। तो उन्होंने 1st ग्रुप लिया, फिर 2nd ग्रुप लिया, देन इन द 3rd ग्रुप आफ्टर द फ्रेशर्स आई वाज देयर।
तो पहला रिपीटर मैं ही था, तो सुन के अच्छा लगा कि चलो भाई फाइनली दे कॉल्ड 138 एंड आई वाज जस्ट शॉक्ड। मैंने कहा ठीक है, अभी कुछ देर पहले तो हम ट्रेन से वापस जाने की बातें कर रहे हैं। द कंडीशन वाज डिफरेंट, अभी हम हैबिचुअल हो चुके हैं। अच्छा, मुझे लगता है कॉन्फ्रेंस में तुम्हें सुन के उतना ज्यादा नहीं अमेजिंग लगा होगा जितना हमें स्क्रीनिंग में इस बार लगा, क्योंकि इतना ज्यादा जो है जब स्थितियां हो जाती है तो ऐसा होता है। तो आई थिंक वो मोमेंट काफी बेहतरीन रहा होगा, बहुत मतलब। और फिर आपको लगा होगा अब कॉन्फिडेंस दिखाने का समय आ चुका है। सर वो अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस जो है ना अपने आप अंदर आ जाता है कि हाँ ठीक है, अब स्क्रीनिंग तक थोड़ा सा लक बाय चांस होता है। नहीं, मैंने देखा अभी 149 के आसपास रिपोर्ट की है। यस सर, 149 थे। 36 केवल स्क्रीनिंग हुए, बिल्कुल सर। तो इतना भी आसान नहीं था। ये चैलेंजिंग टास्क तो था ही कि स्क्रीनिंग होना पहले स्टेप पे, एंड देन फाइनली 5 गॉट रिकमेंडेड। यस सर। ओके श्रेयांश सर, कुछ प्रश्न आपका प्रियांशु के लिए। सर पहला तो यही है कि प्रियांशु की जर्नी से किसी को सीखना है अगर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यही कि अगर आप बार बार स्क्रीन आउट हो रहे हैं, सो ईदर यू कैन बी डिप्रेस्ड अबाउट दैट कि मैं स्क्रीन आउट क्यों रहा, और यू कैन जस्ट लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक। जैसे कि पहले इसकी गलती थी कि वहाँ पे प्रॉपर स्लीप नहीं थी, सो ही टेक अ डिसीजन कि वहाँ पे स्लीप लेके जाएंगे तो बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। पहले इसके वाले में इसका जीडी अच्छा नहीं हुआ था, फोकस ऑन द जीडी एंड द नरेशन पार्ट। तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से फोकस करने के लिए, खुद को बेहतर करने के लिए आपका जो गाइडेंस मिल रहा है आपके फेलियर से, दैट इज ऑल्सो दैट इंपॉर्टेंट। एंड आई ऑल्सो रिमेंबर प्रियांशु के लिए जो बार बार सर बात बोलते थे कि खुल के बोलो, तो एज आर्मी ब्रैड जिसने आज तो प्रियांशु खुल के बोल रहा है, क्वाइट कॉन्फिडेंट। तो एज आर्मी ब्रैड जब ये होता है कि अपने हर तरीके के स्पोर्ट्स खेलें, सारे चीज़ में आपका बैकग्राउंड बढ़िया रहा है, फिर अगर आपको आगे ये बोला जाए कि आप खुल के बातें नहीं करें, तो कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ आई शुड वर्क ऑन दैट, क्योंकि मेरी अपनी ही वजह से आई एम स्टॉपिंग माई सेल्फ। एग्जैक्टली। सो बट ही वर्कड ऑन दैट कि खुद की कमियां पता करना इज अ डिफरेंट थिंग, बट इतनी करेज रखना कि आप उसको फेस करके उस पर वर्क कर सको, इज डिफरेंट लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। एग्जैक्टली, और वो पॉजिटिविटी खुद के अंदर बनाए रखना है। मुझे लगता है ये अपने आप में बड़ी प्रेरणा है जो आप सबके लिए। एक्चुअली क्या है ना कि थोड़ा सा मार्केट में क्या है कि एसएसबी को हवा बनाया भी गया है। एक्चुअली मुझे लगता है ये हवा नहीं है, ये बहुत ही जेन्युइन टेस्ट है, एक सिंपल पर्सनैलिटी का टेस्ट है, जहाँ ज़रूरत है कि आप खुद को उस लेवल पे रखने का प्रयास करें जो वहाँ एक्सपेक्टेशन है। और मुझे लगता है ये हम बहुत अच्छे तरह समझते हैं कि अगर कुछ कमी हुई है तो हमें पता है कि हमने ये कमी की। एंड वी रिमेंबर आवर टाइम, हमें अपना समय याद है कि लाइक अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में रिकमेंडेशन नहीं हुआ तो उसका कारण बहुत क्लियर था कि हमने कहीं ना कहीं कमी की थी, हमें जो चीज़ें देनी थी वो हम नहीं दे पाए थे। हमें खुद ही लग रहा था यार मैं इसको और बेहतर कर सकता था, बट मैं वो नहीं कर पाया, और शायद इसीलिए मुझे सेकंड मौका दिया गया, थर्ड मौका दिया गया, और वो ही सफलता का सबसे बड़ा क्या बना, कारण बना। तो मुझे लगता है कि अपनी हर फेल्योर से सीख लेना ये लाइफ का सबसे बड़ा चीज़ है, और सीख करके फिर उस पर काम करना, और काम करके फिर से परफॉर्म करना, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अच्छा, हमेशा जेन्युइन बात होती है, जैसे क्लास में आपका एक्सपीरियंस इनके साथ रहा होगा, ठीक है, एक एक्सप्रेशन एक अलग चीज़ है। एक्सप्रेशन के अलावा प्रियांशु की पर्सनालिटी में ऐसी क्या चीज़ें थी जो दिख रही थी कि नहीं यार इस बंदे में है वो चीज़ और ये आगे चल के करेगा? सबसे पहला सा जो भी बच्चा क्लास में आता है वो किस तरीके के लोगों के साथ रहता है, काफ़ी डिफाइन कर देगा कि आपका आगे जाके ग्रोथ कैसा होना है। एग्जैक्टली, संगत मार। आई रिमेंबर जैसे कि जब प्रिंस का रिकमेंडेशन हुआ था, सो प्रिंस गॉट अ टीआर फॉर द ईयर वैक्स। टीआर के पहले आई गेस था कि उसको एक दिन का टाइम दिया गया, आप ईयर वैक्स रिमूव करके कहीं से आओ। ठीक है। सो प्रिंस और ये साथ में है, मेरे पास आए, वी वर हियर हैंगिंग आउट, वी वर हैविंग टी एंड ऑल दीस थिंग। तो वहाँ पे ये था कि इनके फ्रेंड सर्कल में ऑलमोस्ट सभी का हो चुका है, इसका नंबर यही अकेले बचा है। नहीं, ये शेयर भी कर रहा था, सर सारे हो गए मेरे बैच के, मैं ही बचा हुआ हूँ। वही था कि बस नेक्स्ट नंबर तुम्हारा ही लगा है। अब बस वही जो भी चीज रोक रही है तुम्हारा लक फैक्टर ही तुमको सिर्फ रोक रही है। आई थिंक आई सेड दैट डे कि सिर्फ लक फैक्टर ही है जो रोक रहा है। सच है, बस वही है, बस वही लक फैक्टर ही था। बस जैसे उनका लकी बोर्ड में ये गए, वहाँ पे रिकमेंडेशन, बस स्क्रीनिंग ही रोक रहा था बार बार। स्क्रीनिंग जैसे इन हुआ, रिकमेंडेशन वाज, और दैट वाज अ क्लियर रिकमेंडेशन। वुड हैव ऑलवेज बेटर एक्सपीरियंस। हाँ, ये हमेशा जो है एक बेहतर एक्सपीरियंस तो देता ही देता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा बनता है, लाइक टीएस एंट्री को जब हम ध्यान से देखते हैं तो ऑब्वियसली बड़ा ही वर्सटाइल टाइप का क्राउड आता है, जहाँ बहुत पैशनेट भी रहते हैं, नहीं भी रहते हैं, बट टैलेंटेड होते हैं, उन्हें मौका फ्री का मिल जाता है। एक वर्ड तो ये कहीं ना कहीं ऐड है, बहरहाल फ्री का नहीं है क्योंकि आप जेई फेस करते हो, अब वो चीज़ नहीं रही। हाँ, टीएस 46 के पहले ये बात हम कह सकते थे, बट आज के डेट में नहीं। मैं इस मंच से सबको अवेयर करना चाहता हूँ कि 15 नवंबर से फिर टीएस 49 का फॉर्म फिल किया जाएगा, फिर उसके बाद 10+2 नेवी बीटेक का भी फॉर्म आएगा, तो आप सब जरूर उसको अप्लाई करें। आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। जेई एग्जाम जिन बच्चों ने भी दिया है 2022 में, वो सब एलिजिबिलिटी तय करते हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। पीसीएम ग्रुप की परसेंटेज को लेकर भी ना कंफ्यूज हुआ करें। अगर हम आर्मी टीएस की बात करें आज के देर में तो 60% अगर आपका एग्रीगेट है पीसीएम ग्रुप में, तब भी आप एलिजिबल हैं इसको अप्लाई करने के लिए। और वहीं अगर हम 10+2 नेवी बीटेक की बात करते हैं तो 70%
100% अगर आपका पीसीएम ग्रुप में है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बात आती है कट ऑफ की, तो कट ऑफ को भी लेके बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नेवी ने जिस तरीके से इस बार जो है क्राइटेरिया बदला है अपना, तो मुझे लगता है कि अब तो सबको भरना चाहिए, आर्मी का भी भरना चाहिए और नेवी का। और सर एक बड़ा डर है एनडीए एंट्री कैंडिडेट्स में टीएस को लेके कि वहाँ पे स्क्रीनिंग का काफी डर रहता था। आई थिंक प्रियांशु इज फाइन एग्जांपल कि एनडीए से स्क्रीन आउट बट टीएस में रिकमेंडेशन। सो कहीं ना कहीं वो पैटर्न थोड़ा टूटा है, बिकॉज अक्सर देखा कि एनडीए के रिकमेंडेड कैंडिडेट्स भी टीएस में स्क्रीन आउट हो जाते हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा अपोजिट हुआ है यहाँ फिलहाल। ये लास्ट इंटरव्यू जब मैं ले रहा था तो आई गॉट दैट एक्सपीरियंस कि सर आई एम रिकमेंडेड एंड आई गॉट स्क्रीन आउट फ्रॉम द टीएस एंट्री सर। तो ये चीज़ तो बिल्कुल सही कह रहे हो, तो ये मिथ भी थोड़ा सा यहाँ पे टूट रहा है। तो मैंने तो इसका उल्टा भी देखा है सर। टीएस रिकमेंडेड कैंडिडेट ही वाज एक्चुअली ट्रेनिंग इन एनडीए 149 में देखा था, ही वाज ट्रेनिंग इन ओटीए गया एंड ही वाज स्क्रीनड आउट फ्रॉम एनडीए 149। सो स्क्रीनिंग में काफी बड़ा लक फैक्टर होता है, ये बात आप इग्नोर नहीं कर सकते। इग्नोर नहीं कर सकते। वही चीज़ होती है जो लोग बोलते हैं कि इट इज़ जस्ट योर परफॉर्मेंस ऑन दैट पर्टिकुलर डे। ओके एग्जैक्टली। अच्छा अब नाउ मेरे तरफ से तो एक प्रश्न, फिर से आंसर लेंगे, सेशन को थोड़ा तेजी के साथ हम बढ़ाएंगे। इंटरव्यू का कैसा एक्सपीरियंस रहा? बिकॉज बाकी चीज़ें तो ठीक है, एक प्रोसेस से आप गुजरते हैं, बट आई थिंक इंटरव्यू कहीं ना कहीं बहुत मैटर करता है जब हम टीएस जैसे स्पेशली एंट्री की बात करते हैं, बिकॉज वो टेक्निकली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि कैंडिडेट वाकई में पैशनेट है टीएस को ज्वाइन करने के लिए कि नहीं, क्योंकि डाउट तो बना रहता है। कल को बंदा अच्छा स्कोरर हो तो उसका भाई दिमाग बदल जाए, जैसे आपने कहा सर इस बार 150 बच्चों को रेकमेंड किया गया, मुझे लगता है अब तक का ये सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड है। नहीं तो 80 भी नहीं पहुंच पाते थे, 85 नहीं पहुंच पाते थे, 90 की वैकेंसी वहां तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो मुझे लगता है इस बार पोटेंशियल क्राउड गया है। जब पोटेंशियल क्राउड जाता है तो एक तरह से आप देखो तो ये उनके लिए टफ भी हो जाता है कि बंदे कहीं जो है आईटीज को न बच जाए, हम क्या करेंगे एग्जैक्टली इधर। तो कैसा रहा ओवरऑल इंटरव्यू? सो ओवरऑल इंटरव्यू अच्छा ही था। उन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा डीप में नहीं गए, वो बेसिकली पीआईक्यू फॉर्म ही फॉलो कर रहे थे और वो नॉर्मल जनरल बातें कर रहे थे, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि ओएलक्यूज फॉलो कर रहे हैं या वैसा है। रैपिड फायर 2 किए थे उन्होंने, एकेडमिक्स के ऊपर और फैमिलीज के ऊपर, ये दोनों किया था। उसके बाद काफ़ी जनरल टॉक, मतलब मेजर जनरल थे जिन्होंने मेरा मतलब प्रेसिडेंट थे, वो बोर्ड प्रेसिडेंट, उन्होंने इंटरव्यू लिया था और काफ़ी खुल के बात कर रहे थे। मतलब नॉर्मल, मैं एकदम नॉर्मल हो गया था। इट वॉज सीम्स लाइक कि मैं अपने फादर या अपने फ्रेंड से बात कर रहा हूँ, ऐसा लगता है एकदम बिल्कुल। तो काफ़ी अच्छा इंटरव्यू था, काफ़ी जनरलाइज क्वेश्चन पूछ रहे थे। उन्होंने यहाँ तक कि पूछ लिया था कि मम्मी ने आखिरी बार कब डांटा था। ऐसे बातें हो रही थी सर। तो काफ़ी अच्छा इंटरव्यू था। इंटरव्यू चला था, लंबा चला था, बट मज़ा आ रहा था देने में भी। बढ़िया, मतलब इट वाज एग्जैक्टली गुड एक्सपीरियंस। जीटीओ के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? जीटीओ वाज, मैं मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बेस्ट दिया था अपना जीटीओ में। इट वाज टोटली, मतलब जीटीओ जो है हमारे ऑफिसर भी काफ़ी एनर्जेटिक ऑफिसर थे और वो काफ़ी सपोर्टिव भी थे और काफ़ी टाइम पे इंकरेजिंग भी थे। और मैं मतलब बेस्ट, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने सबसे ज़्यादा अच्छा इसी में परफॉर्म किया, क्योंकि मैं हर समय ग्रुप को अपने साथ में लेके चल रहा था और जीडी अच्छा गया था मेरा। और क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस वगैरह, तो हम लोग सब 9 बंदों का ग्रुप था, तो हम लोग लगातार सब चीज़ें, मैं ग्रुप को साथ में लेके चल रहा था हर समय, जैसे ग्रुप को पास ऑन करना या जो भी चीज़ें आगे फॉरवर्ड करना, तो इसमें हमेशा पॉजिटिव रहते थे। और उन्होंने मतलब जब कमांड टास्क के लिए बुलाया था तो उन्होंने पूछा भी था दिस इज योर 6th अटेम्प्ट, मैंने कहा यस सर। तो कैसा रहा पिछले सारे, तो बातचीत हमारी थोड़ी सी वहाँ पर भी हुई। उसके बाद उन्होंने कहा मतलब कंटिन्यूसली पीछे ही पड़े हुए हो, तो ऐसा कहा। मैंने कहा यस, छोड़ने वाले नहीं हाँ, तो मैंने कहा यस सर एग्जैक्टली। तो मज़ा आ रहा था सर जीटीओ के साथ भी। उन्होंने काफ़ी से मतलब कमांड टास्क में तो मेरे साथ काफ़ी सारा उन्होंने समय जो है व्यतीत किया और काफ़ी सारे उन्होंने ऑब्स्टिकल्स चेंज कराए मुझसे। उन्होंने कहा कि कमांडर यू आर टाइंग रोप सो हार्डली दैट इट ब्रेक्स, नाउ एज्यूम दैट यू डोंट हैव रोप्स। तो काफ़ी सारी कंडीशंस लगाए थे मेरे को, जैसे हम लोग यूजुअली एक ही पाथ से ट्रैवर्स कराते तो हमको तीनों पाथ से लगभग कराया था। तो काफ़ी लंबा चला था कमांड टास्क, तो एक थोड़ा सा इंटीमेशन मिल जाता है कि हाँ दैट जीटीओ इज़ हैप्पी टू मी, मतलब उनकी प्रेफरेंस है। एग्जैक्टली वो समझ में आने भी लगता है। हाँ सर, जब आपको कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करना शुरू करें तो मुझे लगता है कि वो आप में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दिए। फाइनली कॉन्फ्रेंस राउंड से आने से पहले मैं साइकोलॉजी में समझना चाहूँगा, अक्सर एक बड़ा मिथ रहता है कि वेट कितना अटेम्प्ट कर लिया था तुमने? मैंने वेट 59 किया था सर। 59 यस सर। एक जो है मैं कर सकता था बट पता नहीं उस समय कुछ आया ही नहीं, करेक्ट वर्ड था। इट वॉज सो सिंपल वर्ड बट नहीं आया उस टाइम दिमाग में, मैंने ठीक है छोड़ दिया मैंने। एसआरटी कैसा रहा? एसआरटी वाज गुड बट मैंने 27 की थी। अच्छा 27 की। ये काफ़ी कम होता है सर, बहुत कम होता है। तो वो उन्होंने मुझसे कॉन्फ्रेंस में पूछा भी था, मतलब उन्होंने पहले तो पूछा कि हाउ डिड यू डू इन द 5 days। मैंने कहा आई बिलीव दैट आई गिव माई बेस्ट।
एंड तो उन्होंने फिर क्रॉस क्वेश्चन वॉज दिस योर बेस्ट, मैंने 2 बार यही चीज़ 2 बार क्वेश्चन पूछा, तीसरी बार में उन्होंने पूछ लिया था इज़ देयर एनी स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, मैंने कहा सर देयर माइट बी सम स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो उन्होंने पूछा किस टेस्ट में, मैंने कहा साइकोलॉजी। तो उन्होंने पूछा क्यों, तो मैंने बताया 27 SRTs हैं। तो उन्होंने पूछा डिस्पाइट बीइंग अ रिपीटर यू डिडंट प्रैक्टिस SRT, मैंने कहा सर आई डिड प्रैक्टिस बट देयर वर फ्यू टर्मिनोलॉजीज दैट आई डिडंट अंडरस्टैंड। और काफ़ी मतलब थी उसमें चीज़ें ऐसी जो समझ में नहीं आती एक बार में, तो उसी में टाइम लग गया, उसके वजह से नहीं कर पाया। स्पीड थी, जैसे एक SRT था फ्रेंच हॉलीडे, मैं समझ नहीं पाया व्हाट इज़ दिस एक्चुअली फ्रेंच हॉलीडे, तो बड़ी मुश्किल से मैंने को रिलेट किया कि माइट बी दिस इज बंकिंग एंड ऑल, तो वो चीज़ें तो उसको मैंने लिख दिया, फिर उसी में टाइम ऐसे टाइम लग जाते थे सर, 2-3 चीज़ें हो जाती हैं कभी कभी चीज़ें, बट यू नीड टू बीइंग ऑलवेज ऑनेस्ट। मुझे लगता है ड्यूरिंग कॉन्फ्रेंस आपने कॉन्फ्रेंस के दौरान वो ऑनेस्टली चीज़ों को एक्सेप्ट किया। तो बेसिकली कितनी देर का कॉन्फ्रेंस हो गया होगा आपका? 2-3-4 मिनट बस, इससे ज़्यादा नहीं। हाँ, इस दौरान उन्होंने बेसिक यही स्ट्रेस किया हाँ सर, बस हाँ मतलब कैसा था स्टे, कैसा था और खाना पीना कैसा था, 1-2 सवाल छोटे मोटे ऐसे पूछ लिए उन्होंने, क्योंकि मैं इंटरव्यू में स्टार्टिंग में थोड़ा सा वो जो आवाज़ में कंपन आ जाती है ना सर, क्योंकि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं इंटरव्यू में बैठा हुआ हूँ। बट कॉन्फ्रेंस में आई वॉज जस्ट लाइक, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ तो एकदम सो फ्रीक्वेंट था, फ्लुएंट था, हाँ काफ़ी रिलैक्स था मैं कॉन्फ्रेंस में, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। तो वही चीज़ें फिर उन्होंने पूछा भी था कि रिकमेंडेशन पे आप किसको अपना क्रेडिट देंगे इफ़ यू गॉट रिकमेंडेड। मैंने बताया सर आई विल गिव क्रेडिट टू माई पेरेंट्स एंड टीचर्स, देन माई फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड टू माई सेल्फ ऑल्सो बिकॉज आई हैव बीन वर्किंग हियर। तो उन्होंने पूछा, फिर क्रॉस क्वेश्चन किया कि जो कैंडिडेट्स आपके साथ हैं इनका क्या क्योंकि आपने उन्हीं के साथ वर्क किया है। तो आई सेड दे ऑल कम अंडर माय फ्रेंड जोन ओनली, दे आर ऑल माय फ्रेंड्स। फिर उस पे पूछा कि ओके हु विल यू गिव द क्रेडिट इफ यू डोंट गेट रिकमेंडेड। तो मैंने कहा सर द क्रेडिट विल बी होल ऑफ माइन बिकॉज दे विल बी माय मिस्टेक ओनली समवेयर। बहुत बढ़िया। तो यू आर ऑलवेज बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मतलब कॉन्फ्रेंस पूरा चिलैक्स मूड में बढ़िया से बोल रहे हैं। सर मतलब मैं इंटरव्यू में भी वैसे ही था, मतलब इनिशियली थोड़ा डर लगता है इनिशियल, लेकिन बाद में जब नॉर्मल हो गए तो फिर ऑनेस्टी तो हर जगह सर मेरा वो बेस्ट है। मुझे लगता है कि ये एक ऐसी चीज़ है, और आपने जितने भी जवाब मुझे दिए मुझे लगता है इट्स अ वेरी ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट। लोगों को यही समझना बहुत ज़रूरी है, और मैं प्रियांशु के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ बच्चा कि आज के टाइम में यार सबसे टफ टास्क यही कि आप बिल्कुल रियल बन जाओ, ये सबसे बड़ी चीज़ है। और ये आप हो तो फौज फिर आपका वेलकम करती है, उसमें कहीं कमी रह गई ना तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता आपका, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आगे चेस्ट नंबर क्या था ड्यूरिंग कॉन्फ्रेंस राउंड? 26 था सर। कब अनाउंस हुआ ये मतलब फोर्थ कैंडिडेट। अच्छा, फोर्थ सीरियल वाइज कर रहे थे तो मुझसे पहले 3, हाँ तो आई वाज फोर्थ एंड देन आफ्टर मी वाज वन। एक कैंडिडेट और आया वहाँ पे। तो 5 लोग फाइनली फिर बेंगलोर में कितने दिन तक रुके हैं आप? हम लोग लगभग 10-12 दिन हो गया सर। वो टाइम कैसा था? काफ़ी मज़ा आया क्योंकि हम लोग रिकमेंड होने के बाद संडे मंडे था तो बोर्ड हॉलीडेज भी दरअसल पड़ गए थे, तो पूरा जो हम लोगों की लाइन थी कैंडिडेट्स लाइन उसमें सिर्फ मेडिकल कैंडिडेट थे, ओनली 15 कैंडिडेट्स। तो हम 15 ही लोग थे, तो काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे। और एक दिन के मेडिकल हुआ था हम लोगों का, उसके बाद फिर हमने मतलब कमांडेंट से परमिशन की वो किया कि हमें आउट पास दिया जाए, क्योंकि हम लोग 2 दिन छुट्टी है, क्या करेंगे, मोबाइल भी मिलता नहीं था, 2 से 6 मोबाइल का टाइम होता था, और हॉस्पिटल से हम लोग 4 बजे आते थे। तो हॉस्पिटल का सबसे बड़ा रगड़ा है सुबह से जाके बैठ करके वहाँ जो प्रेशर क्रिएट किया जाता है, ब्रेकफास्ट तक नहीं मिलता, इसमें ब्लड टेस्ट होना है। अरे बिल्कुल, आपको ऐसा ट्रीट किया जाता है जैसे मालूम नहीं क्या मर्ज लेके आए हैं। ये चीज़ है। तो फिर हमने 2 दिन तो पूरा बैंगलोर घूमा, लगभग पूरा बैंगलोर घूम लिया। 1-2 स्पॉट जो बहुत ज़्यादा दूर के थे नहीं हो पाता था तो वो छूटा, बाकी अदरवाइज पूरा बैंगलोर कवर किया। I was watching his WhatsApp stories, malls and everything. He was more. हाँ, I was just posting all. इससे ज़्यादा फ्री टाइम कभी नहीं मिलेगा मुझे लाइफ में दोबारा, अब लगता है इस टाइम को पूरा जो है एंजॉय करना है। तो दिवाली भी मेरी वहीं बीती थी, तो इट वाज गुड एक्चुअली बिकॉज बीइंग इन विद इन द 15 फ्रेंड्स जस्ट, एंड वी आर सेलिब्रेटिंग द दिवाली विद द आर्मी पर्सनल्स ओनली। वहाँ पर जो वार्डन वगैरह थे हमारे, सब ने खूब एंजॉय किया। बस उसके बाद तो दीपावली में कुछ स्पेशल था कि नहीं बोर्ड के अंदर? स्पेशल सर वही मिठाई वगैरह मिल जाती है। हाँ सर। चलिए बढ़िया। तो आई थिंक ये भी एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है, आप फौज के अंदर दिवाली मना लिए फौज में जाने से पहले। एग्जैक्टली, हाँ, दैट्स रियली ग्रेट मोमेंट एंड आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी नाइस डिस्कशन विद यू प्रियांशु। एंड ऑब्वियसली मैं बार बार इस मंच से ये चीज़ कहना चाहता हूँ, आई थिंक इन सब की कहानी बहुत खूबसूरत है, और आप जिस उम्र में जितने मैच्योर हैं, मुझे लगता है कि यही मैच्योरिटी सिंसियरिटी है जो फाइनली आपके सक्सेस को आपको दिलाती है। और मुझे लगता है
है प्रियांशु से वो चीज़ सीखने लायक है। आई थिंक इतने एफर्ट्स के बाद कहीं ना कहीं फेल्योर भी हाथ आया, मैं फील कर सकता हूँ। लाइक इट्स वेरी इजी टू से कि हाँ बी कॉन्फिडेंट, बट टेक्निकली जब झटके लगते हैं तो पता चलता है कि लाइफ क्या है, और फिर ये नहीं समझ में आता कि मैं कौन, मैंने क्या गलती की, मुझे नेक्स्ट में क्या सही करना है, क्योंकि कोई सब्जेक्ट का टेस्ट नहीं है, फिर से एक पर्सनैलिटी का टेस्ट है। तो मुझे लगता है बहुत चैलेंजिंग होता है, बट उन सब के बीच खुद को काम रखना, खुद पे काम करना और नेक्स्ट टाइम फिर उसी पॉजिटिविटी के साथ खुद को अप्रोच करना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और मुझे लगता है आपको भी यही सीखना चाहिए। बच्चे अक्सर कहते हैं सर हम डेमोरलाइज हो जाते हैं, नहीं होना यार। कोई भी चीज़ आपने की है, आपको पता है आपने कितना सही किया और कितना गलत। एक बड़ी अच्छी बात लगी प्रियांशु ने कहा कि सर हर बार हड़बड़ में मैं स्क्रीनिंग पहुंचता था, वो भी एक बड़ा कारण था। और श्यान सर ने भी शेयर किया कि लाइक आपने वो चीज़ महसूस की, फिर आपने उस चीज़ को अपग्रेड किया, सुधार लाया। मुझे लगता है यही जो एटीट्यूड है ना सर, वही कहीं ना कहीं है कि स्क्रीन आउट होने के बाद आप घर तक जो जाते हैं, जो आपकी मेंटालिटी चलती है, वही एग्जैक्टली डिसाइड कर देगी कि नेक्स्ट टाइम आपका रिकमेंडेशन होगा या नहीं होगा। और यही सबसे बड़ी चीज़ हो जाती है। अगर उस चीज़ को आपने केवल मजे में ले लिया, उन्हीं की गलती, हम तो बढ़िया किए थे भाई, यूँ हो गया, तो फिर आपके अंदर जो सुधार होने होते हैं, जो डेवलपमेंट होने होते हैं, वो बंद हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि आप में सीखने की जिज्ञासा हमेशा होनी चाहिए, और हर जो है डिफीट से सीखना चाहिए कि क्या कमियां हैं और मुझे नेक्स्ट टाइम क्या बेहतर करना है। तो ऐसी ही मोटिवेशनल कहानी आपके सामने आती रहेंगी लगातार। और मैं इस मन से कहना चाहता हूं कि यार आई थिंक इस देश में बहुत मोटिवेशन है, इंजीनियरिंग को लेकर, मेडिकल को लेकर, सिविल सर्विसेज को लेकर के, पर मुझे लगता है डिफेंस का मोटिवेशन होना चाहिए इस देश के अंदर। और मुझे लगता है कि अपने आप में ये कमाल की प्रेरणा स्रोत हैं। इनकी अगर हम केस स्टडी करें, इनके भावनात्मक रूप से इनको समझने की कोशिश करें, तो बहुत टफ है वो टाइम जिस टाइम में ये इन फेजेस से गुजर रहे थे। बस 2 मिनट में बोल दे रहे कि 5 बार स्क्रीन पर उस चीज को मैं समझ सकता हूँ, दैट वी कैन फील, हम एज अ डिफेंस एस्पिरेंट उस बात को महसूस करते हैं कि क्या एग्जैक्टली वो चीज़ होती है, और उन सब में खुद को मेंटेन रखना। अच्छा, चैलेंज ये है कि अगर आप किसी रिटन एग्जाम में फेल रहे हो, तो आपको पता है कि भाई ये सब्जेक्ट पे मैंने काम किया, जिसको काम कर लेते बेहतर कर लेते हैं, बट आपको यही नहीं पता है कि सब्जेक्ट तो मैं हर बार क्लियर कर रहा हूँ सर, ये मेरी पर्सनैलिटी में क्या रह जा रही है कमी, वो भी उस समय मेरे को कमी का एहसास कराया जा रहा है जब मैं जर्नी में जा ही नहीं रहा हूँ। दैट मीन मैं तो फर्स्ट स्टेप पे ही बाहर हो गया ना सर, मैंने एंट्री किया और मैं बाहर आया। मैंने तो, मेरे को कहते हैं ना मनसा वाचा कर्मणा की जर्नी तो सर शुरू ही नहीं हुई मेरी। तो एग्जैक्टली वो बहुत डिप्रेसिंग होता है। तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक बड़ी प्रेरणा है। और एसएसबी ये सच है कि एक पर्सनैलिटी का टेस्ट है बच्चा, कोई सब्जेक्ट नहीं है। मुझे लगता है कि माँ बाप की देन है, उनकी बेहतर अपब्रिंगिंग है, गाइडेंस है, जो इतना मैच्योर और सिंसियर उन्होंने बनाया, उनका सपोर्ट है। और मुझे लगता है आपका स्वयं का भी जुझारूपना और डेडिकेशन आपके अंदर इन चीज़ों को बेहतर करता है। तो लगातार मेरी कोशिश यही होगी कि कुछ प्रेरणा स्रोत कहानी आपके सामने आए, और बहुत जल्द हम एक जर्नी, बेहतर जर्नी शुरू करने चल रहे हैं इस देश के लिए, एक ऐसी प्रेरणा स्रोत कहानी। और उसमें टैग जो हमारा यही कि बिल्कुल आप भी फौजी बन सकते हैं, बट प्रश्न यही बड़ा है, क्या वाकई में आप फौजी बनने के लिए तैयार हैं कि नहीं। और मुझे लगता है ये जब सोच अंदर आ जाती है ना, तो सब कुछ बदलता है। और इसके लिए हम बहुत सारी कहानियाँ आपके सामने ले आएंगे, और कोशिश होगी इन बच्चों को बड़े मंच पे ले आएँ, ये बताएं, शेयर करें, आप भी इनसे बहुत कुछ सीखने को पाएँ। 1-to-1 इंटरेक्शन का भी मौका हम देंगे। साथ ही साथ मेरी कोशिश यही कि जल्द ही ये जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं, इनके घर पर मैं विजिट करूँ, और इनकी जो लाइफ स्टाइल है, जो इनकी रूटीन रही, कैसे इन्होंने पढ़ा, किस जगह से अपनी ज़िंदगी शुरू की। क्योंकि मुझे लगता है वो जिस कमरे में जब प्रियांशु बैठते रहे होंगे, इनके चारों ओर का भी जो माहौल होगा वो कितना कमाल का होगा, कितना पॉजिटिव वाइब्स होंगी चारों ओर, जो इनको हर समय वो क्या करती हैं। तो मैं एग्जैक्टली मैं कहूँ उसको मैं बहुत करीब से महसूस करना चाहता हूँ। तो जल्दी इस जर्नी की शुरुआत होगी, और रियल डॉक्यूमेंट्री और रियल हीरोज़ तो अब यही मैं कहूँगा, इनकी कहानियाँ मैं ले आऊँगा आपके सामने, और एक बेहतर प्रेरणा स्रोत क्रिएट करूँगा आपके लिए। लास्ट टाइम कुछ कहना चाहें प्रियांशु बच्चों के लिए, बिकॉज TS49 का फॉर्म भरेंगे, और NDA 150 एग्जैक्टली आपका भी, और इनका डेट सिलेक्शन लिंक का इंतजार चल ही रहा है। हाँ मालूम नहीं आपके बोर्ड में टकरा रहे हो साथ में, तो क्या कहना चाहेंगे आप इनको? मैं कुछ स्पेशल नहीं कहना चाहूँगा, बस अपने आप पे बिलीव रखो, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ एंड बी मोटिवेटेड। अपना नरेशन अच्छा रखना, क्योंकि वही सब कुछ सारी चीज़ें डिसाइड करता है। एग्जैक्टली। तो बस हमेशा ऑनेस्ट रहना, बी लॉयल। थैंक यू। चलिए, बहुत बढ़िया। एंड आई थिंक हमें तो सेशन में बहुत मज़ा आया। आपको ज़रूर मज़ा आया होगा, और जैसा भी आया कमेंट बॉक्स में ज़रूर आइए, और इन वीडियोस को ज़्यादा शेयर ज़रूर करिए, बिकॉज मुझे लगता है कि ऐसी दिलकश कहानियाँ और इंस्पायरिंग स्टोरीज देश में हर डिफेंस एस्पिरेंट तक जाना ज़रूरी है। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।